नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कांग्रेस कलह खत्म नहीं हो रही है और अब इस कलह की जो गूंज है वो छत्तीसगढ़ से पंजाब तक सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी ही सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तलवारें खींची हैं, तो वहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक की। वहीं टीएस सिंहदेव ने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। उधर पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन सिद्धू और कैप्टन में रस्साकशी जारी दिखाई दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों के साथ डिनर कर शक्ति प्रदर्शन किया तो सिद्धू ने ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे डाली और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को इस तनातनी की जानकारी देने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात करनी पड़ी और आज वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं, जहां हरीश रावत राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, और रवि सिंह कांग्रेस यूथ दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां आपसे थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल की हमने तस्वीरें दिखाई। राजीव गांधी प्रदर्शनी को वो देखने के लिए पहुंचे थे। रवि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आप उस वक्त बता रहे थे कि भूपेश बघेल कुछ बात करेंगे, इशारा किया था, क्या बात की उन्होंने? छत्तीसगढ़ में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर कोई संकेत उनकी तरफ से? प्रदर्शनी यहाँ पर देखा और करीब 15 से 20 मिनट भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जब मीडिया ने लगातार और हमने लगातार उनसे कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक हालात हैं और जो स्थितियां परिस्थितियां बदली हुई हैं उस पर सवाल कई बार पूछा, लेकिन उन सवालों को पूरी तरीके से वो टालते गए और सिर्फ एग्जीबिशन के ही बारे में उन्होंने बात किया। उसके अलावा कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि इससे पहले लगातार वो इस बात को लेकर बात को दोहराते रहे हैं कि जो आला कमान कहेगा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल ही ये तय हो चुका था कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जाएंगे, एक दिन से ज्यादा का उनका दौरा रहेगा। उस दौरान जमीनी स्तर पर वो तमाम चीजें वहां के नेताओं से बातचीत भी करेंगे। उसके बाद से ही भूपेश बघेल ने राजनीतिक हालात पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, सवालों को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी जो खबर है, हमारी सूचना जो मिली है उसके मुताबिक तमाम जो विधायक आए थे, जो इनके सपोर्टर आए थे, वो वापस यहाँ से दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। आपके पास लौट रहे हैं, आप बता रहे हैं कि विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, लौटेंगे आपके पास। लेकिन घमासान सिर्फ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नहीं है, बल्कि पंजाब कांग्रेस में भी लगातार घमासान चल रहा है। और इस घमासान पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा, जरा पहले वो सुनिए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, कल सोनिया गांधी से आपने मुलाकात की थी, आज राहुल गांधी से कर रहे हैं, क्या है मुद्दा, क्या है? किसने बताया? मैं तो जो है कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन जो भी है, जो सोनिया जी के सामने रखा है मैंने पूरी पिक्चर को, उसके बाद जो उनका मार्गदर्शन होगा, जो उनका आज्ञा होगी, वो करेंगे। सर, मनीष तिवारी ने ये ट्वीट किया है, कहा कि हम आह भरते हैं और हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, और सिद्धू पर निशाना साधा, क्या वो कत्ल करते हैं, उन पर सवाल भी नहीं उठाया जाता? मैं कौन क्या शेरो शायरी कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं, उन सब पर टिप्पणी करने के लिए थोड़ी। एक अंतिम सवाल, सीएम फेस कौन रहेगा? सर, हरीश रावत थे ये, और ये सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यही कहा कि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में जो भी चीजें बताई जाएंगी उनको, वो आगे उसका अनुसरण करेंगे पार्टी के लोग पंजाब में। चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई पहचान दी, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना उसका एक प्रमाण है। भारत सरकार ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और निर्देशन में आयुष मंत्रालय का गठन अलग से करते हुए भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए आरोग्यता प्रदान करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा
इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ जोड़ते हुए आयुष मंत्रालय का गठन करके इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया। हम सब जानते हैं विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और इस दौरान दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने इस महामारी से लड़ने के लिए रोग क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अनुसरण न किया हो। हल्दी घर घर में प्राचीन काल से उपयोग करते रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो हल्दी का पानी पीने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें भी हल्दी का पानी मिल जाए, जबकि हमारे यहाँ कोई भोजन ऐसा नहीं जिसमें हल्दी का सेवन न करते हो। दुनिया के लगभग 200 देश योग की इस महान परंपरा के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के मंच से भारत की इस परंपरागत विधा को वैश्विक मंच पर ले जाने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति तेजी के साथ आगे बढ़ी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को प्राप्त हो रहा है और आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी गणमान्य नागरिकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले राज्य सरकार ने जितने मेडिकल कॉलेजेस थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे, उनका सत्र नियमित नहीं हो पाता था, उनके पाठ्यक्रम में अंतर दिखाई देता था। लेकिन राज्य सरकार ने 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आज वो प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को उस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करते हुए एक प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लाने का कार्य किया गया। तो आयुर्वेद के महत्व को बताते हुए गोरखपुर में ये आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, क्योंकि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति के हाथों रखी जानी है और उसी के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक बड़े अचीवमेंट की। देश में एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने का नया रिकॉर्ड बना है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा डोज उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। यूपी में एक दिन में 28,62,649 डोज लगी है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 1 करोड़ वैक्सीनेशन को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। और इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी वैक्सीनेशन पर मिली उपलब्धि के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और लिखा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत ने एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर एक नया मुकाम हासिल किया है। यह एक शानदार उपलब्धि है। इस बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान में शामिल सभी लोगों और खुद को टीका लगवाने वालों को मेरी बधाई। इसके अलावा आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश की इस उपलब्धि पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्व से कैसे
एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है। और इस बीच राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने टीकाकरण में हासिल हुई इस उपलब्धि को काफी बड़ा बताया। सुनिए क्या कहा। Today we have achieved that milestones. I think this will go down in the history of COVID immunization, that even with 63,000 immunization centers, we are able to deliver 1 crore plus doses or 10 million. और एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। इस सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। तो एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई और यह अभी तक का बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले एक दिन में इतनी ज्यादा वैक्सीन की डोज नहीं लगाई गई है। और इस अचीवमेंट पर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, तो इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए बधाई दी गई उन लोगों को जिन्होंने खुद आगे आकर वैक्सीन लगवाई, और उन लोगों को भी बधाई दी गई जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया और इस अचीवमेंट में जिनका बड़ा योगदान रहा। और इस बीच एक अहम खबर, अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को हुए धमाकों के बाद मेडिकल सुविधाओं की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। और इस बीच तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी महिला डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा है। इसके अलावा तालिबान ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिला स्टाफ को भी काम पर लौटने की हिदायत दी है। तालिबान का महिला डॉक्टरों को यह आदेश, महिला डॉक्टरों को कहा है कि वो अपने काम पर लौटें। इस सब के बीच आपको बता दें, लगातार तालिबान की तरफ से महिलाओं पर पाबंदी लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि महिला डॉक्टरों को काम करने का आदेश तालिबान की तरफ से जारी किया गया है। तो अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को बम धमाकों के बाद मेडिकल सुविधाओं की जो कमी की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि तालिबान की तरफ से आदेश जारी हुआ है और ये कहा गया है कि जितनी भी महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं वो काम पर लौटें, वो काम करें। तो सभी महिला डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो महिला स्टाफ है उनको काम पर वापस लौटने के लिए कहा गया है। अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले पर, क्योंकि इससे पहले तो महिलाओं पर प्रतिबंध, तरह तरह की पाबंदियां, लेकिन अब ये जानकारी कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। देखिए, काबुल धमाके के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था पूरे के पूरे अफगानिस्तान में, और खासकर काबुल में जब घायल लोगों को समय पर अस्पताल में नहीं ले जाया जा सका और नतीजा ये हुआ कि उनकी हालत बिगड़ दी गई और कई ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। तो इसके बाद अब यह तालिबान का आदेश आया कि अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में महिला डॉक्टर, महिला स्वास्थ्य कर्मी जो तैनात हैं, तुरंत वह ड्यूटी पे आए, क्योंकि अब उनको भी लगने लगा है कि स्वास्थ्य सुविधा लोगों तक हर कीमत में पहुंचनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने अहम आदेश जारी किया है। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा कि जब तालिबान ने जब सत्ता कब्जाई थी तो उन्होंने सफाई कर्मियों को लेकर भी आदेश दिया था कि सफाई कर्मी काबुल की सड़कों पर आए, और उसके कुछ समय बाद काबुल के मेयर भी वहां पर आते हुए दिखे। तो उसके बाद अब ये एक बड़ा अहम आदेश है, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से कितनी महिलाएं कहां आती हैं। ठीक है, लौट रहे हैं अमित, आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तालिबान का एक और नया आदेश सामने आया। तुलु न्यूज के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तालिबान ने काबुल में लोगों से गाड़ी, हथियार, गोला बारूद और दूसरा सरकारी सामान 1 हफ्ते में संबंधित अधिकारियों को सौंपने के लिए कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि अगर संबंधित अधिकारियों को सामान वापस नहीं किया गया तो उल्लंघन करने वालों से कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। तो ये एक और नया आदेश जारी किया गया। इस आदेश का मतलब क्या है और क्या जानकारी अमित मिल पा रही है, क्यों ये आदेश तालिबान की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो हथियार थे, जो लोग थे, वो उनका इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि जब तालिबान इससे पहले, अभी तो प्रशासक बनकर वह अफगानिस्तान में है, लेकिन इससे पहले वह अफगानिस्तान
की सेना के आधिकारिक दुश्मन थे, तो उन्होंने आदेश जारी किया है अलग अलग पुलिस स्टेशन पर। लेकिन अब ये देखना होगा कि कैसे इस आदेश का लोग पालन करते हैं और लोग जो जमा करेंगे हथियार वो कहाँ करेंगे, और जब वो करेंगे तो उन पुलिस स्टेशन में या संबंधित सरकारी संस्थान में कौन सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद होगा। तो आदेश जारी करना बहुत अलग चीज़ है और उस पर किस तरीके से अमल होना ये अलग चीज़ है, और कितने लोग मानते हैं उस आदेश को किस तरीके से, ये भी इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जी अमित, लौट रहे हैं आपके पास। अफगानिस्तान में अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर हवाई हमला किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत में मौजूद आईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमले की पुष्टि की और हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी और उसी के जवाब में 48 घंटों के अंदर अमेरिका ने आईएस के ठिकानों को बनाया है निशाना। तो काबुल धमाके के 48 घंटे के अंदर ये जवाब अमेरिका की तरफ से। इन सारे आतंकवादियों को कौन तैयार करता है, कौन इन्हें बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये सारी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी हुई है। तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया। इन सारे आतंकवादी जो अलग अलग संगठन हैं, ये सारे चचेरे ममेरे भाई हैं एक दूसरे के और कोई नहीं है। इनको ट्रेनिंग और इनको सपोर्ट पाकिस्तान देता है। अमेरिका आतंकवादियों को तो मार रहा है, लेकिन आतंकवादियों को जो पैदा कर रहा है उसके खिलाफ आप क्यों नहीं एक्शन लेते? उनके खिलाफ एक्शन लेने की अब बारी आ गई है। अमित, अमेरिका की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा? कितने ठिकानों को आईएस के कितने ठिकानों को अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया? देखिए, ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया है और 2 से 3 ठिकाने हैं जिन पर हमला किया गया है और करीब 8 से 10 लोगों के हताहत इसमें होने की खबर है। ये एयर स्ट्राइक है और हवा के जरिए हमला किया गया है। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि जो उनके आईएस के ठिकाने हैं वो उनका स्तर क्या था, अंदरूनी इलाके थे या बाहरी इलाके थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और जो लोग हताहत हुए हैं उनमें सारे के सारे आईएस के लड़ाके थे या फिर आम अफगानिस्तान के नागरिक थे, इस पर भी अभी स्पष्टता या पुष्टि होनी बाकी है। तो एयर स्ट्राइक अमेरिका ने जरूर की है यहाँ पर, और लेकिन कितनी सफल है और कितने अंदरूनी इलाके में वो घुसे हैं और कितना हद तक वो नुकसान आतंकी संगठनों को पहुंचा पाया है, इस पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। जी अच्छा अमित, जो आदेश तालिबान की तरफ से जारी किया गया था कि जो महिला स्टाफ है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो काम पर वापस लौटें, उसको लेकर पता चल पा रहा है कि क्या इस आदेश को, इस फरमान को माना गया है? क्या इस दहशत के बीच जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है वापस लौटी हैं काम पर? देखिए, महिलाओं के प्रति तालिबान के जो आदेश से आशंका लगातार उस पर जताई जा रही थी कि महिलाओं को लेकर रुख क्या होगा, और ये पहली बार ऐसा तालिबान की ओर से हुआ है कि जब महिलाओं को उन्होंने काम करने को कहा है। तो ये अभी प्राथमिक स्तर पे उन्होंने आदेश तो जारी किया है। अब जब अस्पताल खुलेंगे, क्योंकि अभी शनिवार, रविवार, सोमवार से इमरजेंसी को छोड़कर जो नियमित सेवाएं जो शुरू होंगी, तब देखा जाएगा कि कितनी तादाद में महिलाएं वहां पर आ रही हैं और किन किन इलाकों में वह पहुंचती हैं। अमित, लौट रहे हैं आपके पास और एक बड़ी जानकारी। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने के लिए कहा गया है। यूएस ने अपने नागरिकों से अबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने के लिए कहा है। यूएस ने अपने नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी दूर रहने की सलाह दी है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की भी सलाह दी है। अमित, आखिर क्यों ये एडवाइजरी यूएस की तरफ से? क्या फिर से इस तरह के हमले की आशंका अमेरिका को है? न केवल अमेरिका को, बल्कि जितने देशों के वहां पर जो लोग मौजूद हैं और जितने देश चाह रहे हैं कि उनके नागरिक वहां से बाहर निकले, उनको इनपुट्स मिले कि एक बार फिर आतंकी हमले यहाँ पर हो सकते हैं। और अमेरिका सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचा है इस आतंकी हमले में, और उसके 13 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं। तो एक बार फिर उनको ये इंटेलिजेंस अलर्ट उनको मिला, उसके आधार पर ये एडवाइजरी इशू की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ये नागरिकों को कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए आप
अपनी नज़र बनाए रखे, क्योंकि पूरी तरीके से सूचना तंत्र तालिबान शासित अफगानिस्तान में वो ध्वस्त हो चुका है। तो अब जानकारी वहाँ के लोगों को कैसे मिले? सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कहा गया कि वो अपनी नज़र बनाए रखे और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये अहम अलर्ट जारी किया गया है। लौट रहे हैं अमित आपके पास। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी करीब 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का कर रहे हैं इंतजार। अमेरिका का यह बयान काबुल विस्फोट के एक दिन बाद आया है। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंग टेलर ने कहा है कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. अमित, अमेरिकी सेना की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि हमारे पास क्षमता है, एयरलिफ्ट कर हम निकाल लेंगे अपने लोगों को, लेकिन जो वहां पर इस वक्त परिस्थिति है उसके हिसाब से ये कितना संभव हो पाएगा, कितना मुमकिन हो पाएगा, ना सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए बल्कि जो दूसरे मुल्कों के नागरिक हैं उनके लिए भी? जी बिल्कुल, क्षमता तो सारे देश ये दावा कर रहे हैं कि जितने नागरिक उनके फंसे हैं अफगानिस्तान में उनको उठाने की, उनको वापस ले जाने की सारे देशों के पास क्षमता है। लेकिन असल चुनौती है कि जो खतरा उत्पन्न हो रहा है पूरी तरीके से प्रशासन के गायब होने के बाद, सुरक्षा तंत्र के ध्वस्त होने के बाद काबुल में, अफगानिस्तान में, उससे कैसे निपटा जाए। और इसका जवाब न अमेरिका के पास है न ही अन्य किसी देश के पास है। और यही चिंता सारे देशों की सुरक्षा एजेंसियों को है। और ये धमाका जो था, ये धमाका एक आंख खोलने के लिए है, क्योंकि बाहर के जो घेरा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था तालिबान के जिम्मे थी और अंदरूनी यूएस के सोल्जर्स के जिम्मे थी। तो तालिबान किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अगर उसकी सुरक्षा की चूक से खतरा उत्पन्न होता है, कैसे निपटा जाए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। और इसी से निपटना अमेरिका समेत सारे देशों के लिए चुनौती होगी। चलिए, शुक्रिया अमित। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। और इस बीच ये भी बता दें कि काबुल में कल धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहां तहां बिखरा हुआ दिखाई दिया। कल धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं और देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर यह पूरा धमाका हुआ था। लोगों के बैग वहां पर पड़े हुए हैं, जूते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, हमला बड़ा था, देखिए कितने सारे लोगों की मौत भी हुई, लेकिन अब तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से दहशतगर्दी हुई इस हमले के जरिए। देखिए, तमाम ब्लास्ट हमने भी कवर किए हैं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने बड़े धमाके हुए हैं उसकी तस्वीरें भी हमने देखती हैं। तो अमूमन बड़े धमाकों के बाद ये होता है कि हम एम्बुलेंस देखते हैं, लोगों को बचाते हुए देखते हैं, अस्पताल के बाहर हम भीड़ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर परसों जिस तेजी से धमाका हुआ उसके बाद ऐसी कोई गतिविधियां दिखी नहीं और इस वजह से पहले ये आंकड़ा 23 पहुंचा, फिर 60 पहुंचा, फिर 73 पहुंचा, फिर 100 पहुंचा और अब 150 से भी ज्यादा तादाद बताई जा रही है। तो पूरी की पूरी आशंका ये है कि धमाके से तो मौत हुई है और उसके बाद घायल लोगों की इलाज के अभाव में हुई मौत की भी बहुत बड़ी तादाद है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान, काबुल में पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्था। अब देखिए, ये आंकड़ा हो सकता है और बढ़े, लोगों को पता नहीं वक्त पर इलाज मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। बहरहाल ये काबुल में जो धमाका हुआ था उसके बाद की तस्वीरें, निर्दोष लोग जो वहां पर मौजूद थे अब किस तरीके से इस धमाके के शिकार हुए। 150 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई और इसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। अमित, लौटेंगे आपके पास और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि चीन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अफगानिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से एहतियातन सुरक्षा बढ़ाने और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर के अंदर रहने की सलाह दी है। काबुल एयरपोर्ट समेत हाई रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो चीन ने अपने नागरिकों से कहा है एडवाइजरी जारी कर कि चीनी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लोगों से कहा है कि घर के बाहर ना जाएं, घर के भीतर ही रहें। अमित, अब चीन की तरफ से भी, मतलब अमेरिका के बाद अब चीन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है अपने नागरिकों के लिए।
इससे पहले भी जब तालिबान के टेक ओवर के बाद चीन ने एडवाइजरी जारी की थी और उन्होंने कहा था जो वहाँ के नियम है, जो तालिबान ने जो डायरेक्टिव जारी किए हैं उसका पालन चीनी नागरिक करें जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे। और तमाम देशों ने इवैक्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की थी, बल्कि और जबकि उसके उलट चीन ने ये कहा था कि नागरिक हैं वहाँ के स्थानीय नए प्रशासन के नियम का पालन करें। और अब चीन की ये नई एडवाइजरी ये इस बात की ओर इशारा करती, साबित करती कि वो सीधे तौर पर तालिबान प्रशासन को तो कुछ नहीं करना चाहता, सवाल कुछ नहीं। जी बिल्कुल, चीन को खतरा समझ में आ रहा है, लेकिन चीन खुले तौर पर कुछ नहीं कह सकता। उसने अपने नागरिकों को आगाह जरूर किया है, लेकिन अब भी अगर हम ये कहें कि अपने नागरिकों को वापस लाएगा या फिर तालिबान के खिलाफ कुछ कहेगा, इसकी संभावना ना के बराबर। लेकिन वहां के हालात को देखते हुए चीन भी अब, जो कि तालिबान का हिमायती शुरुआती स्तर पर लग रहा था, अब चिंतित होता हुआ जरूर दिख रहा है। अमित, लौट रहे हैं आपके पास और आइए अब आपको बताते हैं कि धमाके में जिस असलम फारूकी का नाम सामने आ रहा है वो कौन है। कौन है असलम फारूकी जिसका नाम सामने आ रहा है धमाके के पीछे? असलम फारूकी ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का प्रमुख है। 2020 में काबुल गुरुद्वारे पर हमले का आरोपी है। असलम फारूकी 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद फारूकी को दूसरे आतंकवादियों की तरह अफगानिस्तान की जेल से रिहा किया गया था। लश्कर के साथ इसके करीबी रिश्ते हैं और यह कहा जाता है कि पहले वो हक्कानी नेटवर्क भी चलाता था। असलम फारूकी 2019 में ISKP का प्रमुख बना था। तो कौन है आतंकी असलम फारूकी? ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। और आइए बढ़ते आगे। कोरोना काल में छात्रों की मदद के लिए सामने आया है लीड प्लेटफॉर्म। किस तरह लीड शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है और किस तरह छात्रों को और सक्षम बना रहा है, ये बता रहे हैं खुद कंपनी के को फाउंडर और CEO सुमित मेहता। लीड की जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारे खुद के स्कूल्स के साथ। भारत में 500 से अधिक शहरों में और 2000 से अधिक स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं। जब हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात की तो हमें ये समझ में आया कि लीड उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनकी जो लोकल सीमाएं हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज, लीड उनको उन सीमाओं से लांघ के इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए सक्षम बनाता है। जो करंट कंडीशन है उसमें हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को किसी भी डिस्ट्रप्शन के बिना पढ़ाई कैसे प्रेजेंट की जाए। और लीड मास्टर क्लास के द्वारा हमने एक्सपर्ट्स को बच्चों तक पहुंचाया है, जैसे चेतन भगत, सानिया मिर्जा, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग और फिटनेस के ऊपर क्लासेस लिए हैं। स्कूल्स बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एकेडमिक्स के बियॉन्ड, सोशल इमोशनल लर्निंग, पीयर लर्निंग, मेंटल वेलबींग के लिए बच्चों का स्कूल में जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अपनी अप्रोच स्कूल्स के प्रति बिल्कुल 180 डिग्री चेंज करनी पड़ेगी कि डिफ़ॉल्ट हो कि सब स्कूल खुले रहें और जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे बंद रहें। सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में ये है कि हम अपने स्कूल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करें ताकि जो बच्चे 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताते हैं वो जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो और बच्चे अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच कर सकें। अगर हम अपने स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करें तो भारत की जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको कोई रोक नहीं सकता।